या 14व्या शोरूमच्या उद्घाटनाची शुभेच्छा देतो आणि सगळ्यांनी तर म्हणलं की 100ावं व्हावं. मी म्हणल 14वर 1-0 फक्त जास्त लावावा म्हणजे 140ावं व्हावं. मराठीत बोलू का हिंदीत बोलू? महाराष्ट्र मातेने भारत मातेच्या राजधानीत पाठवलं ना, आणि रमेश जी जो काम कर रहे हैं ये कार्यक्रम के द्वारा ये काम केवल मराठी भाषियों तक नहीं हिंदी भाषियों तक भी जाना चाहिए. और राजस्थान वालों को ये भाषण सुन के लगना चाहिए कि राजस्थान का एक सुपूत जो पुणे में गया आज राजस्थान माता का भी नाम बड़ा कर रहा है. और इसलिए मैं हिंदी में बात करना पसंद करूंगा. यहाँ हिंदी भाषी लोग भी हैं. आज मैं पहली बार मेरे सार्वजनिक जीवन के कार्यक्रम में पहली बार मैं किसी के निजी व्यवसाय के उद्घाटन पर गया हूं, क्योंकि मैं कभी निजी कार्यक्रम में नहीं जाता. मेरा एक ही एजेंडा है, वो है राष्ट्रवाद, और उसी एक एजेंडे पर मैं काम करता हूं और इसलिए मैं कभी नहीं जाता. लेकिन रमेश जी जो है, रमेश जी की कमाई जितना उनका बिजनेस होगा उससे होने वाला बिजनेस का उपयोग भी भारत माता के लिए होगा, ये मेरा विश्वास है. इसलिए मैं यहां आया हूं. नागपुरे जी आइए, आपका स्वागत है. आपकी पत्नी अभी पुणे की मेयर बनी है और आप हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता है. मैंने कहा रमेश जी कि मैं कभी किसी के प्राइवेट प्रोग्राम में नहीं जाता, लेकिन यहां से आने वाली आमदनी भारत और राष्ट्र और धर्म के लिए लगने वाली है, इसलिए आया हूं. और इसलिए ये 14 नहीं 140 आउटलेट आपके बने जल्दी ही, और 140 पे नहीं रुके क्योंकि बढ़ोतरी तो होती रहनी चाहिए. रमेश जी की और एक विशेषता है, लोग पैसे कमाते हैं खुद के लिए, लेकिन रमेश जी योग, कितने लोग जानते हैं कि रमेश जी एक अच्छे योगी है. इतने अच्छे योगी है कि बाबा रामदेव भी इनसे इंप्रेस है, और बाबा अभी यहां आकर गए, काफी समय उन्होंने यहां पर बिताया. कल मेरी जब बात हुई कि मैं उद्घाटन में जा रहा हूं तो उन्होंने कहा कि अच्छा होता हम दोनों एक साथ होते, लेकिन तब बना नहीं, तो आज बना, तो आज आया हूं मैं. एक और बात रमेश जी की मुझे अच्छी लगती है, हम तो हमेशा कहते हिंदू से खरीदिए हिंदू को बेचिए. रमेश जी अपने यहां पर जो काम करने वाला स्टाफ है उस स्टाफ को मालिक बनाते हैं. और अब तक जितने बार मुझे मिले हैं वो हर बार कहते हैं कि आप मुझे ऐसे नाम दीजिए जिनको मैं अपने यहां पर प्रशिक्षित करूंगा, उनको हम फंड करवाएंगे, वो अपने यहां पर जाए और स्टोर खोले. ये कौन सोचता है आजकल? आजकल लोग तो कॉम्पिटिटर कोई नहीं बने, इसलिए एग्रीमेंट करवा के लेते हैं स्टाफ से कि अगर आप हमारा जॉब छोड़ेंगे तो आप इस लाइन में अगले 10 साल तक नहीं आ पाएंगे. ऐसे एग्रीमेंट होते हैं स्टोरों में, और कॉम्पिटिटर के पास जॉब नहीं करेंगे. ऐसे जमाने में इतनी दिव्य सोच रखना वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको मराठी में अपन म्हणतो ना सामाजिक बांधिलकी, ऐसी जिसके पास कमिटमेंट है समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए. ऐसे लोग ही ये बात कर सकते हैं और वो रमेश जी कर रहे हैं. तीसरा, एक और मुझे अच्छा लगा, मैं जब उनके यहाँ एक विवाह के लिए राजस्थान में गया था, वहां के आम जो लोग हैं, खास से लेके आम लोग सभी उपस्थित थे, और मैंने देखा कि वो जितने पुणे में टाइम देकर, क्योंकि इतना यश पाने के लिए तो टाइम बहुत देना पड़ता है, तो जितना टाइम देकर वो यहाँ कनेक्टेड है उतने ही वो वहां राजस्थान में भी आज भी कनेक्टेड है. तो ये भी एक विशेषता है. तो व्यक्ति के पास समय उतना ही है, वो कोई टाटा बिरला हो या फिर कोई साधारणतः ठेला चलाने वाला भी हो, लेकिन उसी समय का सदुपयोग, हर पल का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में यशस्वी होता है. और इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जब वो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं तो इन सारी टाइम मैनेजमेंट, सोशल नेटवर्किंग, परिवार के प्रति जिम्मेवारी, उन्होंने अपने पत्नी को विवाह के बाद पढ़ाया. मतलब ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है. नहीं तो लोग कहते हैं कि अब बस हो गई शादी, आप घर देखो, लेकिन विवाह के बाद पढ़ाया, डिग्री करवाना, और जो करो करो, बच्चियों को पढ़ाना. ये बात भी है कि मराठीत आपण म्हणतो बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले.
अपन आध्यात्मिक लोग आहोत आणि म्हणून मैं जब इस कार्यक्रम में आया तो मैंने तय किया कि बात हिंदी में इसलिए करूंगा ताकि रमेश जी के राजस्थान वालों को भी ये भाषण पता चले कि उनके भूमि के व्यक्ति की यहाँ तारीफ हो रही है और उनकी प्रेरणा बाकी व्यवसायियों को भी मिले। एक विषय मैं हमेशा करता हूं, उतना विषय करके अपना संबोधन रोकूंगा। यहाँ आप सब लोग यशस्वी लोग हैं, बड़े बड़े संपन्न लोग हैं, आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप लक्ष्मी पुत्र हैं और इसलिए आपने जो पूर्व पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए आप यश के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और इसलिए आपके पूर्व पुण्य को प्रणाम है। लेकिन इस यशस्विता के बाद आपके पास क्या संपत्ति है वो और आपके पास क्या चुनौती है, इसका विचार भी आपने हर कार्यक्रम में करना चाहिए। मैं हमेशा पूछता हूं, अभी मेरा नोएडा में एक कार्यक्रम था, पुणे में भी अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम था, तो मेरे बगल में एक बड़ी कोठी थी, मराठीत त्याला बंगला म्हणतात। मैंने पूछा कितने कमरे हैं, तो बोले 10 बेडरूम है। तो मैंने कहा बच्चे कितने हैं, तो एक ही। तो हमने पैसे तो बहुत कमा लिए, हमने गाड़ियां ली, बड़े बड़ी कोठियां ली, लेकिन हमारे पास अगली पीढ़ियां कितने बच्चे हैं। मैं पूछता हूं यहां बैठे हुए लोगों में 4 बच्चे वाले लोग जरा हाथ उठाइए। ये पिछले पीढ़ी वाले 2-3 लोग हैं। अब ये चिंता का विषय है कि नहीं? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? बच्चे हैं। और आज हमारे पास बच्चे नहीं हैं, और बच्चे अगर हैं तो वो जल्दी विवाह करते नहीं हैं। अभी मैं नासिक जिले में एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर मैं कई विषय रखता था। जनसंख्या के असंतुलन पर मैं हमेशा बोलता हूं। मुझे पता चला कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में 30 से 40% बच्चों के विवाह ही नहीं हो रहे। तो एक तो हम विवाह नहीं करते, दूसरे जिनके नहीं हो रहे, जिनके हो रहे वो जल्दी बच्चे पैदा नहीं करते, तो फिर कल क्या होगा, ये चिंता का विषय है। रमेश जी यशस्वी हुए अच्छा है, लेकिन रमेश जी की 1000 पीढ़ियां इसी तरीके से यशस्वी अगर होनी चाहिए तो अगली पीढ़ियों में हमारे पास संख्या चाहिए। वो संख्या के लिए भी अभी सभी लोग काम करें, ये शुभकामनाएं देता हूं। और अब ये हंसने लगे बहुत से लोग, अब जिनका उम्र हो गई वो बच्चों से करवाइए, अपने रिश्तेदारों से करवाइए। आज हमारे एक मित्र है पवन जी, यहां आ नहीं पाए, लेकिन उनके फैक्ट्री में मैं गया था, ऐसे ही भाषण वहां दिया। मेरे भाषण के बाद उन्होंने घोषणा की कि मेरा जो भी स्टाफ तीसरा और आगे का बच्चा करेगा, जैसे ही तीसरा बच्चा पैदा होगा उसके खाते में 1-1 लाख रुपए डालेंगे। मैं रमेश जी से चाहूंगा, रमेश जी आप घोषणा करें, नागपुरे जी आज रमेश जी से घोषणा करा रहे हैं कि इनका जो भी स्टाफ तीसरा और आगे का बच्चा पैदा करेगा उसकी शिक्षा की जिम्मेवारी सुरेश चौहान की। केवल बातों से नहीं होना, हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने बच्चों को प्रेरित करना पड़ेगा, तभी हम संख्या में बच पाएंगे। और इसलिए इस काम में मातृशक्ति अपनी मनोदशा चेंज करे, अपने बच्चों की करे, अपनी बहुओं की करे। और आने वाले दिनों में क्योंकि बैंक बैलेंस तो बहुत हो जाएगा, हो भी रहा है, घर बड़े हैं, बंगले बड़े हैं, उसमें बेडरूम ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, बस बच्चे नहीं हैं। और यही अवस्था से आज यूरोप गुजर रहा है, यही अवस्था से दुनिया के कई देश गुजर रहे हैं। और विश्व का एक बहुत अमीर व्यक्ति, मतलब क्या ये बात किसी बिजनेस के उद्घाटन में हो सकती है क्या? तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं अंत में, वो है एलन मस्क। आप जानते होंगे टेस्ला का मालिक है, या हम जो एक्स यूज करते हैं उसका मालिक है। वो हफ्ते में कम से कम 2 बार ये घटती संख्या के ऊपर अपनी पोस्ट डालता है और कहता है कि जो सक्षम है उन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, और जो इस देश पर बोझ है उनके बच्चे कम पैदा हो, ऐसा कानून आना चाहिए। तो ये दोनों बातें कहता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। अभी तक आपके सारे शोरूम केवल महाराष्ट्र में हैं, तो अगला शोरूम दिल्ली में खोलिए, ये भी आशा व्यक्त करता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आप दिल्ली से हमारे बीच में